Hello students, welcome to online class. My name is Bipin Gupta and I am your mathematics teacher. हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अच्छा चैप्टर है। मैं चाहता तो इंटीग्रेशन में स्टार्ट कर सकता था, लेकिन इंटीग्रेशन में बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पहले पढ़ लेते हैं। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं और यहाँ से आपका 4 नंबर का न्यूमेरिकल बोर्ड में हर बार बनता है। और ना बल्कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री खाली इस टॉपिक से यहीं पर सिमट कर रह जाएगा। इसका यूज़ डिफरेंशिएशन में भी आपने देखा था, इसका यूज़ इंटीग्रेशन में हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। ठीक है, तो मेन पार्ट हमारा जो कैलकुलस का है 40 मार्क्स का, उसमें बहुत यूज़ होगा। फ़िलहाल हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। हालांकि इसमें एक्सरसाइज बहुत कम होती हैं, शायद 2 एक्सरसाइज ही हैं इसमें, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे होते हैं इसके। तो स्टार्ट करते हैं। और आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद होने चाहिए सारे। अगर याद नहीं है तो +1 की बुक को उठाओ और उनको पढ़ना स्टार्ट करो। जितने भी फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आपको पता हैं, वो सारे फॉर्मूले अब आपको याद करने पड़ेंगे बेटे। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। मैं लिख रहा हूँ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस मैंने FN, ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर में आपको हमेशा इन्वर्स की चीज़ें सामने नज़र आएंगी। एक्स इन्वर्स, एक्स, अब तो कुछ चीज़ें होती हैं खाली अगर एक्स इन्वर्स लिखा है तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग है 1/x। तो क्या ये इन्वर्स फंक्शन है? ये इन्वर्स फंक्शन नहीं है, ये हमारा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। ये कौन सा फंक्शन है? एल्जेब्रिक फंक्शन। ये मेरा एक एल्जेब्रिक फंक्शन है। बट सिचुएशन ये आती है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा कि साइन इन्वर्स x कहीं लिखा होता है, कहीं कॉस इन्वर्स x लिखा होता है, कहीं पर tan इन्वर्स x लिखा होता है, लाइक दैट। इस टाइप की चीज़ें ये आपके इन्वर्स का फंक्शंस बनाती है। तो क्या अगर आपसे कोई कह दे कि 1/sin x लिखा है, 1/sin x लिखा है, तो क्या आप इसको साइन इन्वर्स x लिख सकते हो? नहीं, ये मेरा साइन इन्वर्स x नहीं होता। ये बात को आप याद रखना, क्योंकि 1/sin x अलग फंक्शन है और 1/sin x का जो रिज़ल्ट होता है वो होता है cosec x। और किसी भी हालत में cosec x साइन इन्वर्स x के बराबर नहीं होता। मैं आज आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। तो अभी तक आपने क्या देखा कि जो इन्वर्स होता है वो इन्वर्स अपने ही दुनिया में चलता है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि 1/समथिंग लिखा है तो उसको हम इन्वर्स बना देंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का अलग ही फंडा है इसमें। क्या पॉइंट अभी तक आपको समझ में आ चुका होगा? ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें साइन इन्वर्स x बनता कैसे? क्या आप साइन x जानते हैं? y = sin x आप जानते हैं, और साइन x का ग्राफ भी जानते हैं आप। तो साइन x का मैं ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। इन्वर्स फंक्शन वही फंक्शन देते हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ाया। उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे? फंक्शंस और रिलेशन जो चैप्टर है हमारा, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ते कि इन्वर्स फंक्शन कौन से होते हैं, इन्वर्टिबिलिटी कब शो होती है फंक्शन की। जिस दिन वो हम पढ़ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन आज फ़िलहाल मैं आपको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि इन्वर्स फंक्शन कौन से देंगे जो अपनी कंप्लीट रेंज को कवर करते हों और जो फंक्शन 1 to 1 हो। अब आप समझ गए होंगे कि 1 to 1 फंक्शन आपने तो +1 में सीखा था। फंक्शन 1 के साथ में कंप्लीट रेंज को कवर करे और ओरिजिन के आसपास लाई करे। तो ऐसे ग्राफ को सिलेक्ट करना। तो पहले मैंने साइन x के ग्राफ को बनाया। मैंने ऐसा किया कि 0 पाई और -पाई के बीच में प्लॉट कर दें। हालांकि आपका पता है कि आपका ग्राफ तो बहुत आगे तक जा रहा है, बट मैंने इतना बनाने की कोशिश की। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि इसकी पूरी की पूरी रेंज कवर हो जाए
ओरिजिन के आसपास हो। यस, पूरी रेंज है इसकी +1 से लेके -1 तक है। ओरिजिन के आसपास और 1 हो, मतलब अगर मैं सीज़र लेके इसको कट कर दूं इस पॉइंट से, तो अब आप देखोगे मैं ऐसा करता हूँ। चलो अभी मेरे पास है नहीं दूसरा पेन, मैं दूसरा पेन लेके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पार्ट मैंने सिलेक्ट किया, सिर्फ यहाँ से भी इसको कट कर दिया, ये पार्ट। अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाऊँगा तो ये मैनी टू 1 बन जाएगा। समझ में आ गया? क्योंकि डिफरेंट वैल्यू पर सिंगल आउटपुट मिलेगा। हमें 1 चाहिए, तो सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट मैंने सिलेक्ट किया है, ये आपका फंक्शन इस टाइम 1 है। 1 सेलेक्ट करने के बाद की कहानी क्या है? y = x की एक लाइन आपके पास प्लॉट करके रखी है आपने अपने ग्राफ में। y = x की लाइन आपने प्लॉट करके रखी है। जो फंक्शन आपने बनाया था 1 और जो पूरी की पूरी रेंज कवर कर रहा है और जो ओरिजिन के आसपास ही है। ऐसा नहीं कि हमने ये वाला ग्राफ का प्लॉट कर लिया और इसका इन्वर्स बनाया ना, हम लोग ओरिजिन के आसपास देख रहे हैं। तो अब मैं इस y = x एक्सिस की जो लाइन हमने प्लॉट की है, इसमें इसको ऐसा समझते हैं कि मिरर है। तो इस ग्राफ का मिरर इमेज क्या बनेगा? तो ये वाला पॉइंट आपका ट्रांसफ़र होके पहुंच जाएगा यहाँ पर, और ये वाला पॉइंट ट्रांसफ़र होके पहुंच जाएगा यहाँ। तो एक छोटी सी लाइन जो ये दिख रही है और एक छोटी सी लाइन ये दिख रही है, ये आपका ग्राफ प्लॉट होके आएगा। अगर मैं चाहूँ तो इस ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, तो ये ग्राफ आपका फाइनली कुछ इस टाइप की लुकिंग बनाएगा। दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। और ये मैक्सिमम वाला पॉइंट कौन सा होगा? क्योंकि यहाँ पर ये पहुँच गया था π/2, तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, तो ऑब्वियस है ये π/2 होगा। और ये वाला पॉइंट माइनस का π/2 था, तो यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो ये माइनस का π/2 मिलेगा। और ये वाली वैल्यू आपकी मैक्सिमम 1 रेंज के हिसाब से -1 और -1। तो आपका ये जो ग्राफ है, ये y = sin 1x का है। आप कहोगे कि सर एक बात बताओ कि इस वाले ग्राफ का क्या हुआ? हालांकि ग्राफ तो ये भी बनता है, पर हम हमेशा प्रिंसिपल वैल्यूज़ पढ़ते हैं, तो ये इसके प्रिंसिपल वैल्यू कहलाती हैं। तो साइन इनवर्स x का जो आपने प्रिंसिपल ग्राफ देखा है, वो ये ग्राफ है। तो आपने समझा कि किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है। मैं कुछ और आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये वाला ग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ, विजिबल नहीं था अभी। ये ग्राफ मैंने बनाया, फाइनली आपके पास ये कर्व था, तो ये आपके पास अब नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि एक cos इनवर्स x का ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। तो y = आपके पास cos x होता है, तो y = सबसे पहले मैं देख लेता हूँ y = cos x। तो y = cos x का ग्राफ क्या होता है? तो आपको पता है कि cos x का ग्राफ इस टाइप से प्लॉट होता है। ठीक है, तो ओरिजिन के आसपास हो, 1 कवर करे और फुल रेंज कवर करे, तो ऐसे ग्राफ को सिलेक्ट कर दो। तो आप देखोगे मैं ओवर राइटिंग करता हूँ उस ग्राफ पर जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये मैंने ग्राफ की ओवर राइटिंग की है। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखो, ये फंक्शन आपका 1 है और पूरी की पूरी रेंज कवर करता है, क्योंकि इसकी रेंज कितनी है? 1 से लेके -1 तक रेंज है। रेंज मेजर ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ है वो -1 से 1 के बीच में वेरी करता है, और फंक्शन 1 भी है। अब अगला स्टेप क्या था कि y = x की एक लाइन प्लॉट कर दो आप। y = x की लाइन आपने एक प्लॉट कर दी। जो ग्राफ आपने बनाया है उसको मिरर इमेज बना दो। y = x एक्सिस की लाइन है, उस पर इसका मिरर इमेज बना दो। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0,1। तो 0,1 का इमेज क्या होगा? 1,0 रिवर्स हो जाता है। ये आप सब चीज़ें समझते हैं। तो ये वाला पॉइंट मार्क होके यहाँ आ जाएगा, ये इतना ग्राफ यहाँ पहुँच जाएगा, फिर ये वाला पार्ट यहाँ पहुँच जाएगा, और फर्दर जो नीचे जा रहा है वो यहाँ पहुँच जाएगा। तो मैंने ग्राफ जो बनाने की कोशिश की है वो ये ग्राफ कोशिश की है। ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे सर इसका कोऑर्डिनेट कितना है, तो इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा, ये वाला पॉइंट है π/2 और ये वाला पॉइंट है पाई। तो पाई -1 इसका कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ये वाला कोऑर्डिनेट जब y = x एक्सिस की लाइन पर मिरर देगा, आप याद रखो एक कॉन्सेप्ट, मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट शायद बता देना चाहिए, वैसे तो 10th क्लास में सीखते हैं।
अगर y इज इक्वल टू एक्स की लाइन है और आपके पॉइंट a कॉमा b है और इसके ऊपर अगर मिरर बनाना है तो ये पॉइंट आपका b कॉमा a बन जाता है ऑटोमेटिक। ये बात याद रखना, इंटरचेंज हो जाता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट बन जाता है और ऑर्डिनेट एब्सिसा बन जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे ये मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की है। तो यही पॉइंट अब मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ जो आपके पास ग्राफ बनकर आया था। ग्राफ बनकर क्या आया था, ये ग्राफ आपके पास प्लॉट होके आया था कॉस इनवर्स एक्स का। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ आपके पास प्लॉट होके आया। ये पॉइंट को मैं जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पॉइंट मैंने 1 दिखा दिया, ये -1 हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आपके पास जा रही थी पाई, अब लिख दो। ठीक है, तो आपको आइडिया लग रहा है कि ग्राफ ऐसे बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं ऐसी टेबल बनाता हूँ जिस टेबल को आपको लर्न करना है और उन टेबल में बताऊँगा क्या, जो साइन इन्वर्स है, कॉस इन्वर्स है, कॉट इन्वर्स है, कोसेक इन्वर्स है, ये सारे फंक्शंस का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। एक बार और दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर इसकी डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ द फंक्शन -1 to 1 इन अ क्लोज ब्रैकेट, ये इसकी डोमेन है, दिख रही है बच्चों। ओके, अब इसकी रेंज क्या है, रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू 0 to पाई इन अ क्लोज ब्रैकेट, ये आपको रेंज दिख रही है। अब आपका साइन इन्वर्स वाला जो कर्व है वो दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो इस ग्राफ में आप देखो कि रेंज कितनी है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन -π/2 से π/2 के बीच में वेरी करती है। क्या पॉइंट आपको समझ में आ गया है? और डोमेन इसकी कितनी है, वो -1 से 1 तक है क्लोज ब्रैकेट के अंदर। तो अब मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ, उस टेबल को आप लोग घोट के पी जाओ, चाहे कुछ भी करो, बस आपको याद होना चाहिए सब कुछ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैं लिख देता हूँ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स सेकेंड पॉइंट, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। अब मैं लिख देता हूँ रेंज, तो ये वाला रेंज बनाएगा और यहाँ पर मैं बताऊँगा डोमेन। ठीक है, तो रेंज साइन इनवर्स की आपने अभी क्या देखी थी, -π/2 से π/2, और डोमेन आपने देखी -1 से 1। ठीक, कॉस इनवर्स की रेंज 0 से पाई आपने फोकस की और डोमेन तो सेम ही थी। तो अब ये चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, अगर अच्छे बच्चे हों तो थोड़ा बुक को फॉलो करो और चेक करो ये रेंज कैसे निकल गई। ग्राफ आपकी बुक्स में होते हैं, +2 की क्लास में जो बुक्स, कोई भी बुक होगी, किसी भी राइटर को फॉलो करोगे आप तो ये ग्राफ आपको मिलेंगे। टैन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 इन अ क्लोज ब्रैकेट। अच्छा, और इसकी जो डोमेन होती है वो होल आर होती है। कॉट इनवर्स की डोमेन होल आर होती है और इसके लिए होती है 0 से पाई के ओपन ब्रैकेट रेंज। सेक इनवर्स की रेंज होती है 0 to पाई इन अ क्लोज ब्रैकेट -π/2 और रेंज होती है r -1 to 1 ओपन ब्रैकेट। ओके, कोसेक इनवर्स के लिए -π/2 से π/2 इन अ क्लोज ब्रैकेट माइनस एक्सक्लूडिंग पॉइंट 0 r -1 to 1। अब आप कहोगे सर आपको इतनी सारी चीज़ें कैसे याद है? देखो, याद कुछ नहीं है, एक ट्रिक है। अब मैं आपको ट्रिक सिखाता हूँ कैसे मैंने याद किया लाइफ में। साइन है, साइन इनवर्स, टैन इनवर्स में भी साइन ओवर कॉस होता है और कोसेक इनवर्स में भी साइन आता है। तो जिसमें साइन नज़र आ रहा है, डोमिनेटिंग साइन, वहाँ पर -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2। अब याद कैसे रखना है, साइन वाले में क्लोज ब्रैकेट लगा दो, टैन इनवर्स वाले में ओपन ब्रैकेट लगा दो, कोसेक इनवर्स वाले में क्लोज ब्रैकेट लगा दो, बस एक्सक्लूडिंग पॉइंट 0 कर दो। ये 0 कैसे याद आया, -π/2 से π/2 के बीच का देखेंगे नंबर, तो हाफ नंबर कहाँ पहुँचेगा, 0 पे ही पहुँचेगा। अब कॉस का देखो, कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स, डोमिनेटिंग यहाँ पर कॉस है, तो कॉस का 0 से पाई का क्लोज ब्रैकेट है, कॉट 0 to पाई ओपन ब्रैकेट है, सेक इनवर्स 0 पाई क्लोज ब्रैकेट, लेकिन इसका हाफ पॉइंट कहाँ मिलेगा, π/2 पर, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया, एग्जैक्ट वो पॉइंट स्किप कर देते हैं। अब इनके डोमेन कैसे याद करना है, -1 to 1, -1 to 2 तो आपने देखी है, टैन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स से आर हो गया, सेक इनवर्स एक्स, कोसेक इनवर्स एक्स में मैंने क्या याद किया है, आर तो है
लेकिन एक्सक्लूडिंग पॉइंट क्या है, -1 to 1 ओपन ब्रैकेट, ये खास बात है। हालांकि डोमेन हमने कभी यूज़ नहीं करनी है, लेकिन बस ऐसे ही मैंने बता दिया, क्योंकि बाई चांस प्रिंसिपल सर मान लो आप कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ दें जिसकी डोमेन पूछनी हो, हाँ, तो आपको मतलब कहीं ऐसा ना हो कि सर ने पढ़ाया नहीं, तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलो अब हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल प्रिंसिपल वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ये सब क्या कहलाती हैं? प्रिंसिपल वैल्यूज़, ठीक है। अब इनका कैसे यूज़ करना है वो हम लोग देखेंगे। तो आओ मैं आज की क्लास का पहला न्यूमेरिकल लेता हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 1 आज की क्लास का क्या लिखा है? कॉस इनवर्स 1/2। उसने लिखा है क्वेश्चन में, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो पहला न्यूमेरिकल मैंने पिक किया है कॉस इनवर्स 1/2। अब इसकी वैल्यू को अगर मुझे फाइंड करना है तो लेट दिस वैल्यू इज़ y। अब कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है, तो y क्या है? रेंज है। तो रेंज आपको पता है कि जो y होता है कॉस इनवर्स में, वो 0 से पाई के बीच में क्लोज ब्रैकेट के साथ होता है। ये बात आप जानते हो, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 1/2 को यहाँ लिखूँगा, कॉस इनवर्स को इस साइड ले जाऊँगा तो कॉस y हो जाएगा। ये भी हो गया। अब आप बताओ कि कॉस में हाफ एंगल की किसकी वैल्यू होती है? तो कॉस 60 की होती है, और ये 60 इसके बीच में आता है, तो 60 को हम लोग लिखते हैं π/3, और ये लिखा है कॉस y। कंपैरिजन करोगे तो y की वैल्यू π/3 मिलेगी, और ये जो π/3 है वो आपका 0 से पाई क्लोज ब्रैकेट में मिलता है। इसका मतलब मेरा आंसर ओके है। ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया आपका बच्चों। अब मैं लेता हूँ अगला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 2। ये लिखा है tan इनवर्स √3। इसकी वैल्यू को अगर फाइंड करना है, लेट कर लो y। तो अब आपको पता है कि जो y होता है वो -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में चलता है, क्योंकि tan इनवर्स के लिए हम लोगों ने रेंजेस देखी थी, ये है हमारे पास। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो यहाँ से मैं लिखूँगा √3 इज इक्वल टू tan y, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये √3 किसकी वैल्यू होती है tan में? tan 60 की होती है। क्या 60 आएगा बीच में? बिल्कुल आएगा। तो tan 60 लिख देता हूँ, तो π/3 60 होता है, और ये tan y, कंपैरिजन करने पर y की वैल्यू π/3 मिलेगी, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है। ये वाली हमें पता ही है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए। √3 आपकी tan 60 की ही होती है, ठीक है। अब मैं करता हूँ अगला न्यूमेरिकल। ये मैं पेपर को अलग रख लेता हूँ, दूसरा पेपर यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बार बार डोमेन वगैरह देखनी पड़ेंगी, रेंज देखनी पड़ेंगी, है ना। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर आज की क्लास का 3rd है, तो 3rd न्यूमेरिकल लेते हैं। अभी 3rd न्यूमेरिकल में क्या है? 3rd न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है कॉट इनवर्स √3। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो लेट दिस इज y। हमने इसको y लेट कर लिया। तो y जब लेट कर लेंगे तो आप बता दो उसको कि y हम सर जानते हैं वो 0 से पाई तक ओपन ब्रैकेट में होता है, क्योंकि कॉट इनवर्स की आप देख रहे हो क्या लिखी है? रेंज 0 से पाई लिखी हुई है। तो यहाँ पर √3 रहने दो, और ये हो जाएगा कॉट y। तो कॉट y √3, तो कॉट में √3 किसकी वैल्यू होती है? कॉट में √3 होती है कॉट 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, उसका रिवर्स कर देते हैं तो ये कॉट आ जाती है, π/6 आ जाएगा, क्योंकि 30 डिग्री को π/6 ही लिखते हैं। ये आ जाएगा कॉट y। तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू π/6, और यस यह वैल्यू आपकी इसके बीच में आएगी कहीं ना कहीं। तो ये भी आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा करते हैं कि थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल लेते हैं अब। तो एक 4th न्यूमेरिकल लेता हूँ, tan इनवर्स -1 y। यहाँ पर उसको बताओ कि सर ये जो y होता है वो आपका -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट में चलता है, ये आप उसको बता दोगे। फिर आप -1 को होल्ड करोगे और यहाँ पर लिखोगे tan y, ठीक है, tan y लिखोगे। अब आप बताओ कि tan y ये -π/2 से π/2 के बीच की बात हो रही है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है, 4th क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव हो सकता है। मैंने 4th क्यों बोला? क्योंकि π/2 पॉइंट ये है और -π/2 पॉइंट ये है, तो इनके बीच में तो यही तो कहानी चलेगी, यहीं से यहाँ तक, तो यही होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट जा नहीं सकते, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। तो मतलब मैंने इसको होल्ड किया, माइनस को होल्ड किया, तो tan π/4 मैंने लिख दिया।
और ये आ गया 10y। अच्छा, आप कहोगे सर -1 10 135 की वैल्यू होती है, दैट मीन्स 10 3π/4 आपने क्यों नहीं लिखा? 10 3π/4 आपने क्यों नहीं लिखा? अगर मैं आपको रॉन्ग मेथड से करके, ये सॉल्यूशन अभी करूँगा मैं, रॉन्ग मेथड से करके दिखाऊं तो 10 3π/4 कुछ बच्चे इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे 10y, और बाद में जब कंपैरिजन करेंगे तो y की वैल्यू 3π/4 लिखेंगे। क्या ये वैल्यू आपकी 3π/4 बिलोंग्स टू -π/2 π/2 आ रही है? नहीं आ रही है, तो ये नॉट बिलोंग्स है, मतलब ये न्यूमेरिकल आपका गलत सॉल्व हुआ है ना। तो ठीक न्यूमेरिकल कहाँ है? माइनस को होल्ड किया, 1 की वैल्यू 10π/4, और ये बेसिक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा था, वो क्या था? 10 - θ = -tan θ = 10y। यहाँ से आप कंपैरिजन करेंगे तो y की वैल्यू -π/4 आएगी। यस, -π/4 बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब मेरा आंसर ओके है। तो आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। अब इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको आगे मिलेंगे। अब हम लोग अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा हुआ? ये हुआ। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको नोट्स पे लिखो, और लेक्चर को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? अच्छा, आज का मेथड थोड़ा पढ़ाने का अलग है, इसलिए क्योंकि कल जो मैंने लेक्चर बनाए थे, मैं घर में जब फ़ैन यूज़ करता हूँ, अब गर्मी इतनी तेज़ है तो फ़ैन को मैं स्लो नहीं कर सकता, फ़ैन फास्ट चलाता हूँ, फ़ैन को स्लो कर देता हूँ तो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो थोड़ा सा नाराज़ होते हैं, मेरा बेटा उठ जाता है सोते हुए, इसलिए मुझे इस मेथड को यूज़ करना पड़ा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।